Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and this is the Psychology Entrances Let's Crack It series, जिसमें हम अंडर ग्रेजुएशन लेवल का साइकोलॉजी सिलेबस कवर कर रहे हैं. न्यूमरस पेपर्स, न्यूमरस टॉपिक्स. सो हम लोग अभी तक 2 पेपर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच आर बायो साइकोलॉजी एंड जनरल साइकोलॉजी. सो इफ़ यू फील कि आपने उन दोनों पेपर्स के कोई वीडियो मिस कर दिए हैं या यू हैव नॉट येट स्टार्टेड with the series, तो make sure you also watch the videos of those papers ताकि आपका जो है complete concept clarity हो related to every paper of undergraduate level of psychology. And for that I have already created a complete playlist जिसमें मैंने इस series से related सारे videos उस playlist में add किए हुए हैं, and the link of that playlist is in the description box below. So alright, without wasting any further time, we'll begin with our today's video जिसमें हम शुरू करने वाले हैं the topic of organizational psychology, and some people also refer to it as industrial psychology. So आज की वीडियो सिर्फ एक sort of introductory वीडियो होगी to this discipline कि organizational psychology किस चीज़ के बारे में है और इसकी हिस्ट्री क्या थी. So let us get started with the basic definition. तो 2 basic definitions हैं. एक definition दी थी स्टीफन रॉबिन्स ने और एक definition दी थी ल्यूथिन्स ने. तो दोनों definitions की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, एंड बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट डीलिंग विद बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा. इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी विच इज बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट दैट एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और अ स्ट्रक्चर हैज ऑन बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें आ गई. इंडिविजुअल्स आ गए, ग्रुप्स आ गई और स्ट्रक्चर्स आ गई. तो किसी एक इंडिविजुअल का क्या इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, से कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के ऊपर. नाउ व्हाई डू वी विश टू नो अबाउट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स विल हैव ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी तो हम इस नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव बनाने में. उसका जो सॉर्ट ऑफ हम कहते हैं ना कि बिजनेस हमारा जो है पॉजिटिव ग्रोथ करे, अच्छी ग्रोथ करे. सो उन चीज़ों के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ये इंफॉर्मेशन हमको हेल्प करती है, एंड दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एम्स टू स्टडी ऑल अबाउट. तो ये डेफिनेशन दी थी स्टीफन रॉबिन्स ने, एंड ही बिलीव्ड दैट अंडरस्टैंडिंग द impact that an individual group or structure that can have on an organization is very important. अब दूसरे एंड पे ल्यूथिन्स ने एक और डेफिनेशन दी विच इज वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट डेफिनेशन, बट ये हमें थोड़ी और डिटेल में इंसाइट प्रोवाइड करता है अबाउट द concept of organizational behavior. So Lewithin said that organizational behavior basically deals with understanding, predicting and managing the human behavior effect on the performance of organization. This is effect. Okay, so अकॉर्डिंग टू ल्यूथिन्स 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर. वो 3 चीजें क्या है? फर्स्टली, चाहे वो किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर हो, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप और एज अ स्ट्रक्चर. सो ल्यूथिन्स ने कंबाइन कर दिया उसे इनटू ह्यूमन बिहेवियर. सो ह्यूमन बिहेवियर को हमें पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है. वंस वी हैव अंडरस्टूड दैट बिहेवियर, वी कैन प्रिडिक्ट दैट इन दिस सिचुएशन हाउ विल दिस पर्सन बिहेव, या इन दिस सिचुएशन हाउ विल दिस ग्रुप बिहेव. सो हम वो प्रिडिक्शन मेक कर सकते हैं, एंड इफ वी कैन मेक दैट प्रिडिक्शन वी कैन ऑल्सो मैनेज द ह्यूमन बिहेवियर. और अगर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, सो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? वी आर कंट्रोलिंग इट्स इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. सो आई होप आपको अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलती जा रही होगी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ डील करती है, एंड डील करती है अबाउट हाउ एन ह्यूमन बिहेवियर
एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, लाइकवाइज ऑन द अदर हैंड हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट अ ह्यूमन। तो ये सारी चीजें कवर होती है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। एंड यहाँ पे हमारे पास दो पर्सपेक्टिव्स होती हैं विद इन ओबी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। वन इज नोन एज इंटरनल पर्सपेक्टिव एंड द अदर वन इज नोन एज द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। तो इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या बिलीव करता है कि जो एक एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लार्जली बेस्ड होता है उसी एम्प्लॉय के पर्सनल फीलिंग्स पे, उसके कैसे इंटरैक्शंस हैं उसके कोलीग्स के साथ और अपने जनरल लाइफ में, उसके कैसे थॉट्स कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी लाइफ में। सो इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ ओबी बिलीव्स कि कोई भी एम्प्लॉय चाहे कैसा भी बिहेवियर कर रहा हो, उसका सारा बिहेवियर बेस्ड है अपॉन देयर पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद पीपल इन देयर लाइव्स। Whereas a little opposite perspective is the external perspective, जहां पे हम बाहर वाली चीजों पे बात डाल रहे हैं कि in an organization, however an employee might behave, there are certain external events and certain environmental factors which are affecting that individual's job performance. So internal perspective is totally saying that employee का behavior तो उसके personal feelings पे based है, whereas an external perspective is taking a little further turn by saying that it is the environmental factors, it is the external factors which actually have an effect on how an employee is going to perform in their job, how an employee is going to behave in an organization. And if you talk about today's organizational psychology, we take into consideration both of these perspectives, internal को भी external को भी, दोनों perspectives को हम consideration में लेते हैं कि भाई employee के personal feelings भी important हैं एंड जो इन्वायरमेंटल फैक्टर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग हाउ दे आर इवेंचुअली गोइंग टू परफॉर्म और बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वंस यू हैव गॉट अ लिटिल आइडिया ऑफ अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ओबी, लेट अस क्विकली मूव ऑन एंड डिस्कस द वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ दिस डिसिप्लिन. तो ये जो डिसिप्लिन है ये काफी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ है. पहले तो काफी सारे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डिसिप्लिन को. एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इफ यू रिमेंबर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उस चीज ने इंपैक्ट किया है. एंड देन देयर वाज दिस ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट. सो दीज थ्री थिंग्स हैव मेजरली हैड अ लार्ज शेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग द फील्ड ऑफ ओबी एज इट इज टुडे. तो अगर हम बात करें न्यूमरस डिसिप्लिन्स जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है तो ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिन्होंने ओबी की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया. लाइक साइकोलॉजी, सिंस वी आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल्स. देन सोशियोलॉजी की लोग अपने सराउंडिंग्स में कैसे बिहेव कर रहे हैं. एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट इज अ वेरी कोर डिसिप्लिन दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ओबी एज वेल एज मेडिसिन. सो ऑल ऑफ दीज डिसिप्लिन्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड कि जिससे ओबी जो है और फ्लरिश करे, डेवलप करे. Along with that, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, now I'll give you a very very brief account of what this industrial revolution was. So it was basically a time in the United States of America जब हुआ क्या था कि the factories and automatic work machines took over the society. तो वहाँ पे employees काम ना करके ज़्यादातर फोकस हो गया था कि फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन्स काम करने लग जाए. एंड इवन द एम्प्लॉयज वर सीन, जो भी एम्प्लॉयज बचे थे उनको भी एज मशीन्स ही देखा जा रहा था. पूरा फोकस था कि वर्कर का क्या आउटपुट निकल रहा है, वो वर्कर क्या गुड्स प्रोवाइड कर सकता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है. सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक ओवर इन द यूएस फैक्ट्रीज. और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक बहुत बड़ी नीड अराइज हुई. नीड किस चीज की अराइज हुई? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन अ वर्क एनवायरनमेंट. देखो हमने ह्यूमन बिहेवियर उनके कल्चर में अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई एक कल्चर में हर इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है या फिर एक सोसाइटी में हर इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग हो सकता है. बट वॉट अबाउट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन द वर्क एनवायरनमेंट? जब वो अपना काम करने आ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तब उनका बिहेवियर कैसा होगा वो अंडरस्टैंड करना जरूरी हो गया था बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एंड ओवर हियर द पायोनियर ऑफ दिस part, this need for understanding human behavior was Frederick Winslow Taylor. अब ये जो इंसान थे इन्होंने भी एक नीड अराइज कराई. इन्होंने ये बिलीफ बनाया एंड
इनफैक्ट ही शेयर दिस बिलीफ दैट हम लोग जो है इंडिविजुअल्स को किसी भी पॉइंट पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे एक एम्प्लॉय को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अ मशीन कैन बी चेंज्ड एनी टाइम. सो क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, सो इवन जो लोग कंटेक्स्ट में, जिस भी कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो मशीन्स के कंटेक्स्ट में बात करने लगे. सो स्पेशली ये जो टेलर का काम था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी पॉइंट आउट किया कि एम्प्लॉयज़ पे इतना फोकस करने की क्या ज़रूरत है. वी कैन रिप्लेस एन एम्प्लॉय एट एनी टाइम, जैसे कि हम मशीन में से कोई भी पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं. सो उसकी वजह से और भी ज़्यादा नीड हो गई ये अंडरस्टैंड करने की कि क्या एग्जैक्टली बिहेवियर होता है एक एम्प्लॉय का अपने वर्क इन्वायरमेंट में. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि काफ़ी वक्त तक क्या है कि एक एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट को इग्नोर किया जा रहा था. फोकस सिर्फ इस चीज़ पे हो रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, हमें कितना काम मिल रहा है उस एम्प्लॉय से, लेकिन एम्प्लॉय की क्या पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के, एक एम्प्लॉय की क्या ग्रोथ हो रही है, उस पर कोई फोकस नहीं था. Because of which what happened was there were a lot of negative attitudes amongst the workers. तो जो employees थे उनके बीच में बहुत ही एक negative attitude आ गया था. The rate of turnover was very high. तो even though हम ये जो terms हैं turnover, job commitment, absenteeism, इनको आगे आने वाली videos में discuss करने वाले हैं detail में, but I will just give you a highlight of what it means ताकि आपको current चैप्टर समझने में जो है इजी हो. सो टर्नओवर का मतलब, हाई टर्नओवर का मतलब होता है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी जॉब छोड़कर जा रहे हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड. सो ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्क इन्वायरमेंट ओवर देयर. तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ को इग्नोर किया जा रहा था, तो नेगेटिव एटीट्यूड हुए, बहुत सारे एम्प्लॉयज अपनी जॉब छोड़ने लगे, हाई एब्सेंटिज्म हुआ. तो जो लोग अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहे थे उन्होंने छुट्टियां लेनी शुरू कर दी अपनी जॉब से काफ़ी सारी, और एक पुअर जॉब कमिटमेंट हुआ, वो अपने जॉब के टूवर्ड्स कमिटेड नहीं रहे, ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स जो पहले फेथ था, कमिटमेंट था, वो नहीं रहा. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स हुआ क्या कि एक ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट शुरू हुई. ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, जैसा कि आपको नाम ही से पता लग रहा होगा, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग दैट ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस होने लगा. देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एन एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, कि वो जो एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय होने से पहले एक इंडिविजुअल भी है. इन्वायरमेंट का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उस इंडिविजुअल में के ऊपर, इन्वायरमेंट में कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं तो कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होंगे जो उस एम्प्लॉय या इंडिविजुअल के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं. सो ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के फादर थे एल्टन मेयो. सो प्लीज 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 रिमेंबर दिस नेम. The father of human relations movement, again an organizational psychologist, was Elton Mayo. और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि एक इंडिविजुअल को देखा जाए, एक इंडिविजुअल के जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो वर्क सेटिंग है, उसमें क्या मोटिवेटर्स, क्या डीमोटिवेटर्स हैं, उस पर फोकस किया जाए. अलॉन्ग विद दैट ही वर्कड अ लॉट अपॉन कि एक वर्कर की क्या सेटिस्फैक्शन है अपने जॉब में. ठीक है, एक वर्कर अपना जो वर्क का आउटपुट निकाल रहा है वो कैसे लिंक्ड है सोशल फैक्टर्स के साथ, वो कैसे लिंक्ड है, उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जॉब के ऊपर. सो व्हेन यू आर गोइंग टू अ जॉब एज एन एम्प्लॉय, हाउ आर यू बीइंग ट्रीटेड. तो उन्होंने इस ट्रीटमेंट ऑन द जॉब को लिंक किया कि जैसा एक एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट मिल रहा है वो लिंक्ड है कि वो एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से, वो एम्प्लॉय कितना आउटपुट प्रोवाइड करेगा अपने जॉब में. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट. एंड ऑल इन ऑल ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनरी आ गई, वर्कर को मशीन की तरह देखने लगे लोग, जिसकी वजह से नेगेटिव एटीट्यूड्स हुए, फिर एल्टन मेयो ने ये ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट की एक शुरुआत करी. All of these things were gradually shaping up the discipline of your organizational behavior. ठीक है, धीरे धीरे फिर लोगों ने एम्प्लॉय के बिहेवियर पे फोकस करना शुरू किया एंड इम्पॉर्टेंस रियलाइज करी कि एक डिफरेंट फील्ड कार्व आउट होनी चाहिए इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अलॉन्ग विद दैट जो ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करने के लिए हुई हॉथॉर्न स्टडीज. ठीक है, हॉथॉर्न स्टडीज में बेसिकली हुआ क्या था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स को इनवाइट किया गया था इन अ कंपनी जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक कामों में डील करती थी, लाइट का मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इलेक्ट्रिक वर्क्स. ठीक है,
तो और वो हॉथॉर्न ब्रांच थी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की, इसीलिए स्टडी का नाम भी हॉथॉर्न स्टडी हो गया, राइट. ओवर देयर दे वर बेसिकली फोकसिंग ऑन कुछ रिसर्च इस चीज पे बेस्ड थी. इफ आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, फोकस बेसिकली इन चीज़ों पे था कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाने के लिए, वहाँ पे सफिशिएंट लाइटिंग नहीं थी. क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट लाइटिंग नहीं थी तो लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी. सो बिकॉज ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट वाज आल्सो गोइंग ऑन, तो वर्क सेटिंग पे बहुत फोकस होने लगा, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन पे बहुत फोकस होने लगा. सो इन हॉथॉर्न स्टडीज में व्हाट द एक्सपेरिमेंटर्स डिड, उन्होंने बोला कि लाइटिंग जो है इंक्रीज करो यहाँ पे. जब लाइटिंग इंक्रीज होगी तो वर्कर्स विल बी बेटर एबल टू वर्क, और उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उनको सपोर्टिव रखो तो दे विल बी बेटर एबल टू फॉर्म रिलेशंस विद द सुपरवाइजर. और जैसे ही लाइटिंग इंक्रीज हुई और ये सारे चेंजेस बनाए गए तो देखा कि वर्कर का जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई. देन अनदर टाइम व्हाट दे डिड वाज कि ये जो लाइटिंग इंक्रीज की थी, अब उस लाइटिंग को वापस से बैक टू नॉर्मल कर दिया जो कि पहले डिम लाइट थी. एंड दे सॉ कि फिर भी वर्कर्स की जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई. सो दे थॉट कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड फाइनली दे रियलाइज दैट दिस वाज बिकॉज उन वर्कर्स को पता था कि वो एक एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं और उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, एंड दैट इज वाई देयर प्रोडक्टिविटी अगेन इंक्रीज बिकॉज दे फेल्ट इंपॉर्टेंट, दे वर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड दे वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड बिकॉज दे वर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय पीपल. तो हॉथॉर्न स्टडीज ने बहुत सारे कुछ जो है इम्प्लीकेशंस निकाले, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो था कि ह्यूमन फैक्टर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देयरफॉर वी मस्ट फोकस अपॉन द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज, द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली, जो ग्रुप लीडर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इफ दे आर सपोर्टिव, दे आर फैसिलिटेटिव, दे आर एनकरेजिंग, दे आर ट्रू लीडर्स, देन जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो उस लीडर के अंडर है वो काफी फ्लरिश करेगा, एंड इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. दे ऑल्सो ऑब्जर्व द नीड फॉर सुपरविजन कि कैसे जो एम्प्लॉयज है उनको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई सुपरवाइजर होना चाहिए. देन द रोल ऑफ एटीट्यूड्स वाज आल्सो एग्जामिन्ड ओवर हियर कि कैसे अगर वर्कर का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स देयर वर्क, दे विल वर्क सुपर हार्ड एंड देयर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू हॉथॉर्न स्टडीज, जो कि यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि डिम लाइट में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई बिकॉज दे न्यू दैट समबडी वाज ऑब्जर्विंग मी. तो इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट. ठीक है, इसमें होता क्या है, देयर इज टेंडेंसी ऑफ सम पीपल टू वर्क हार्डर, परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर पार्टिसिपेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट. क्यों? बिकॉज दे नो कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा. सो व्हेन वी नो दैट वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय अदर पीपल, वी परफॉर्म अ लिटिल हार्डर, वी परफॉर्म अ लिटिल बेटर देन वी यूजुअली वुड, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द हॉथॉर्न इफेक्ट, राइट. तो ये एक ब्रीफ सा स्टडी है, हॉथॉर्न स्टडी, जिसने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, और इसके फाइंडिंग्स ने भी ये चीज सपोर्ट की थी कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन फैक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. Then some very very important points, and with that we'll wrap up with this video very soon. तो थोड़ी देर का concentration आप और बना के रखिए. So these three important points are there. एक important नाम है कर्ट ल्यूइन का, सेकंड है हैकमैन एंड ओल्डहैम का, एंड थर्ड है टेलर एंड गिलब्रेथ का. सो कर्ट ल्यूइन एंड हैकमैन एंड ओल्डहैम के काम के बारे में तो हम आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स बिकॉज हम हिस्ट्री डिस्कस करें तो 1950s के अराउंड देयर वाज अ पर्सन इन द नेम ऑफ कर्ट ल्यूइन जिन्होंने हेल्प किया था इन एस्टैब्लिशिंग RCGD. Now what is this RCGD that Kurt Lewin helped in establishing? RCGD था रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनामिक्स, जहां पे स्टडी किया जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को और बाकी जो इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट हैं उनको. सो दिस वाज अ रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनामिक्स, अ वेरी वेरी रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ OB that was done and led by Kurt Lewin.
देन सेकेंड वर्क था हैकमैन एंड ओल्डहैम का, 1960 टू 1980 के बीच में इन्होंने ये काम किए थे. काफ़ी सारे ग्राउंड ब्रेकिंग काम थे ये, बिकॉज दे वर्कड ऑन डेवलपिंग सम वेरी मेजर एरियाज ऑफ ओबी, जैसे कि वर्कर का कैसा एटीट्यूड होता है, एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करना, उनको वर्क मोटिवेशन के ऊपर काम करना, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अपने जॉब में, अपने वर्क में और अच्छे से प्रोडक्टिव होके काम करने में मोटिवेट करेगी, जॉब डिजाइनिंग के ऊपर काम करना. सो डोंट वरी, ऑल ऑफ दीज 4 टॉपिक्स, इवन मोर देन दीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस. बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, वर्क मोटिवेशन से रिलेटेड, हम वो भी डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट हैकमैन एंड ओल्डहैम वर्कड ऑन ऑल ऑफ दीज एरियाज, मेजर एरियाज. एंड देन 2000 के अराउंड टेलर एंड गिलब्रिथ ने जो है काम किया था इन मेकिंग मैनेजमेंट एफिशिएंट, कि लोग जो मैनेज करते हैं दूसरे लोगों को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, और स्ट्रेस और फटीग का क्या रोल हो सकता है एक एम्प्लॉय पे, एक वर्कर पे, right? And second, third, very very important thing that Taylor and Gilbreth worked on was ergonomics. So कई बार ये MCQs में ergonomics as a term भी आ जाती है, so you should know very well about it. तो ergonomics जो है उसका basic focus होता है on the man and machine interaction. Because nowadays, even back then in 2000s, हुआ क्या था कि काफ़ी मशीनरी तो आई गई हैं. even now if you would observe, there is a lot of work that machines are only doing, जो पहले शायद humans करा करते थे. And there are less of employees, more of machines. So ergonomics एक ऐसी फील्ड है जो मैन और मशीन के इंटरैक्शन को जो है स्टडी करने की कोशिश करती है, जो स्टडी ये भी करने की कोशिश करती है कि वर्क प्लेस पे जो अगर किसी को फिजिकल फिटीग हो, किसी को अगर स्ट्रेस हो, किसी को अगर स्ट्रेन हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके वर्क परफॉर्मेंस पे, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन पे, और कैसे हम वर्क प्लेस को एक ऐसा एक ऐसा डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं जो हम इस फिजिकल फटीग और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें, मशीन के काम को इंक्रीज करके मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिक्रीज कर सकें, और उनको और कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें, सो दैट दे आर मोर सेटिस्फाइड इन देयर जॉब. सो ergonomics का बेसिक फोकस था ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैन मशीन इंटरैक्शन एंड फोकसिंग अपॉन द फिजिकल फटीग, strain and the workplace design that is there. And with that, we come to an end of today's video. आई होप दैट आप लोगों को इंट्रोडक्शन, एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर जिसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, उसको मिल गया होगा. एंड इफ येस, देन डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोज ऑन साइकोलॉजी. So I hope that we'll meet soon with another video on OB. Till then, have a very good day and bye-bye.